चलिए शांत रहिए। आज आपको हम बताएंगे क्लास 10 मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण, फेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इनटू वर्बल्स, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें इसका सबसे यानी जीरो से बता रहे हैं आपको। इसमें आएगा क्या क्या, चर, है ना, क्या है चर। चर किसको कहेंगे? जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको क्या कहेंगे? चर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे बाबू? चर कहेंगे। जैसे x y z ना, उल्टा लिख लीजिए, a b c x y z, है ना, समझ रहा है ना। इसका मान हमेशा बदलते रहता है। कभी x का मान 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, है ना। उसके बाद आता है अचर। क्या आता है? अचर। अचर वैसी संख्या जिसका मान बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। एक को क्या बदल सकते हैं? एक को बदल सकते हैं, एक की बदलेंगे, एक बदलेबे नहीं करेगा। एक हमेशा एक होता है जी। 1 2 3 डॉट डॉट, कोई भी संख्या है, अंक है, संख्या है, क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जिसका मान हमेशा नहीं बदलते रहता है। समझ रहे हैं? उसके बाद आता है बीजगणितीय पद। क्या आता है? बीजगणितीय पद। बीजगणितीय बीजगणितीय पद, चर और अचर को मिलाने से बीजगणितीय पद का निर्माण होता है। क्या बोले हम? सब बोलिए। चर और अचर को मिलाने से बीजगणितीय पद का निर्माण होता है। जैसे कुछ भी ले लीजिए, x प्लस है ना 5, चर हो गया ही अचर। चर अचर को मिलाने से बीजगणितीय पद का निर्माण होता है ना। समझ रहा है ना? कुछ भी दो ले लीजिए, एगो चर लेना है, एगो अचर लेना है, तो उससे क्या किसका निर्माण हो जाता है? बीजगणितीय पद का निर्माण होता है। समझ रहा है ना? चर अचर रैखिक। रैखिक का मतलब एक घात या एक घातीय, एक घातीय, एक घात या एक घातीय। जिस पर पावर एक रहे उसको क्या कहेंगे? जैसे यहाँ x पर पावर 1 दे दो या ना दो, उसका मतलब नहीं होता है, उसका मतलब वह है ना। एक लिखल रहे या ना लिखल रहे, समझो एक है। समझ रहा है ना? उसके बाद क्या आता है? दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद। क्या आता है? दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद, है ना। दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद, वैसी बीजगणितीय पद जिसमें दो चर के साथ साथ एक घात, दो चर के साथ साथ एक घात हो, उसे क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद कहेंगे। दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद किसको कहेंगे? वैसा बीजगणितीय पद जिसमें दो चर लिखा है, ये दो चर, यानी ABCD में दो को होना चाहिए, है ना, या A रहे या B रहे या X रहे या Y रहे, दोनों रहना चाहिए। दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद, दो चर माने दो चर, रैखिक माने एक घात, उसको क्या कहेंगे? बीजगणितीय पद। इसका व्यापक रूप होता है AX प्लस BY प्लस C, जहां A नॉट इक्वल टू 0 और B नॉट इक्वल टू 0। A और B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। A और B के जगह पर 0 के अलावा कुछ भी रख दीजिए, 1/2 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 10 रख दीजिए, -4 रख दीजिए, -6 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, खाली 0 नहीं रखना है। दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद का ही व्यापक रूप है, याद रखिएगा। दो चर है ना, x और y। ABC कोई चर अचर है, ABC कोई क्या है? अचर, तब ने 0 के बराबर दिए हैं।
0 से लेके 9 तक को अंक कहते हैं, अंक को संख्या कह सकते हैं ना। तो ए बी सी जो है ना कोई संख्या है, क्या है? कोई संख्या है, मगर वैसा संख्या है जो 0 और 1 के अलावा कुछ भी है। 0 0 नहीं रहना चाहिए, 0 दोनों जगह पर नहीं रहना चाहिए। तो दो बचर हुआ कि नहीं? तो वैसा बीजगणितीय पद जिसमें दो चर के साथ साथ एक घात हो, x पर पावर भी एक की है, y पर पावर भी एक ही है, उसको की कहेंगे? दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद। अब आ जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण की आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण जैसी बोलेंगे तो बीजगणितीय पद जो है ना 0 या कोई अचर पद के बराबर कर देना। इस बीजगणितीय पद को समीकरण जैसी बोले, इस बीजगणितीय पद को क्या करेंगे? 0 या कोई अचर पद, कोई भी संख्या के बराबर करेंगे। परिभाषा कैसे बोलेंगे? वैसा बीजगणितीय पद जो 0 और या अचर पद के बराबर हो, की बोलेंगे? वैसा बीजगणितीय पद जब दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद अचर पद 0 या अचर पद के बराबर हो, उसे की कहेंगे? समीकरण। एकदम इसका व्यापक रूप से यही रहेगा, खाली इसको की करेंगे? अचर पद या 0 के बराबर कर देंगे। इसका व्यापक रूप याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसमें 0 बराबर नहीं है, इसमें बराबर, समीकरण में बराबर है। इसको की बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद को कैसे लिखेंगे? परिभाषा कैसा है? वैसा बीजगणितीय पद जिसमें दो चर के साथ साथ एक घात हो, उसे दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद कहेंगे। इसका व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण, वैसा बीजगणितीय पद या दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद, दो चर वाले रैखिक ई वाला है ना, दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद 0 या कोई अचर पद के बराबर हो, उसे की कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका व्यापक रूप लिख दिए है ना, व्यापक रूप। मगर आपको हिसाब रहेगा दो चर वाले दूगो, माने युगपद दो चर वाले रैखिक समीकरण। युगपद के मतलब जोड़ा, युगपद के मतलब जोड़ा। युग माने की होता है? दूगो। युग माने दूगो, मतलब सेम ऐसा ही दूगो रहेगा, है ना। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस e by abcd abcdef, है ना। dx प्लस e by प्लस f बराबर 0, दूगो हो गया, है ना। युग माने जोड़ा। अब इसमें आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हैं? क्या बोले? दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? कितने हल होंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को भी लिख लीजिए, जैसे x प्लस y बराबर हम छोड़ दे दिए, है ना। दो चर है जी, दो चर है x y। अब कितना हल होगा, है ना? देख लीजिए, जब x बराबर की रखे हैं 1, जब x बराबर 1 तो 1 प्लस y बराबर 6, y बराबर प्लस में उछल जाएगा तो बराबर 5। x के मान रखे तो y का मान निकला। जब x बराबर 10 तो इसमें रखना x की जगह पर 10 रख के प्लस y बराबर 6, y बराबर 6 प्लस में उछल जाएगा तो
लीजिए y बराबर -4। अब ऐसी मान रख ले जाएंगे तो नहीं निकलेगा मान। अब जितना रखेंगे उतना मान निकलेगा कि नहीं? अर्थात x का मान जितना रखिए y का मान उतना संभव। ऐसा नहीं कि नहीं हल हुआ, माइनस में भी हल हुआ जी। अब x की जगह पर रख देंगे हम 500। कितना रखेंगे? 500। तो 500 प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में 500 में 6 चल गया, 400 माइनस 494। बोला सर 500 रख लो, रखो 5000 सर 5000। तो 5000 भी रखेंगे, ये प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में 5000 माइनस 5000 में 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? निकलेगा कि मान की नहीं निकलेगा नहीं। तो फिर कहेगा सर 5000 की रखो, 5 लाख रखो सर 5 लाख। 5 लाख में भी 6 घटेगा कि नहीं? जितना बार रखेंगे मान उतना मान आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका कोई लिमिट नहीं है। लिमिट का मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ये क्या है? अनंत। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनगिनत। अनगिनत या अनंत भी बोल सकते हैं, अनगिनत। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अब क्या लिखोगे इसको कि y का मान रखने पर x का मान संभव है। y का मान रख रहे थे, x का मान निकल रहा था कि नहीं? तो x का मान रख रहे थे। अच्छा x का मान रख रहे थे, x का मान रखने पर y का मान संभव है। टोटल मान निकल रहा था कि नहीं? समझ रहा है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? ठीक, कोई दिक्कत यहां तक बता दें? परिभाषा कल सब लिख के लाइएगा काफी, जो हम बोले हैं, जितना चीज बताए हैं। अब आ जाइए युगपत। युगपत या युगपत भी कहते हैं। देखिए जी किताब में क्या लिखा हुआ है? युगपत लिखा हुआ है कि युगपत लिखा हुआ है? युगपत। चलिए युगपत है ना? ठीक। युग माने बतेबे किए थे आपको क्या? युग माने जोड़ा। दो चर वाले दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले को उसको की कहेंगे? दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को युगपत कहते हैं। क्या बोले? दो चर वाले रैखिक समीकरण को क्योंकि युग माने जोड़ा, तो दो चर वाले को उसको की कहेंगे हम लोग, है ना? इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। जहां a b c a b d e नॉट इक्वल टू 0। ये चारों 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। इसको की कहेंगे? दोनों को की कहेंगे? युगपत रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप है। और बीटीसी में क्या रहेगा? कैसे लिखा रहेगा? a1x b1 by प्लस c1 बराबर 0, a2x b2 by प्लस c2 बराबर 0। समझ रहा है? कहीं ऐसे लिखा जाएगा, कहीं ऐसे लिखल रहेगा। माने दो गो रहेगा, है ना? क्या कि युग माने की होता है? जोड़ा। कोई दिक्कत? उसके बाद आता है युगपत समीकरण के। युगपत समीकरण को जो हल किया जाता है उसके लिए तीन शर्त है। उसके लिए तीन शर्त है। क्या बोले? युगपत समीकरण को ऐसे 5 विधि से होता है, मगर ये 3 तरह से हल किया जाता है।
एक में एक या केवल एक हल, इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। दो तरह से हुआ, एक और केवल एक हल जिसे अद्वितीय हल भी कहते हैं, अब कोई हल नहीं और अनगिनत। अब देखिए इसको, नंबर एक कौन सी है? एक या केवल एक हल है ना, एक और केवल एक हल। क्या बोल रहा है? इसे आप विरोधी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसका शर्त क्या है? इसका शर्त, यदि ABCD ने माना था, A बटा D नॉट इक्वल टू B बटा E। ध्यान दीजिए, ABCD है ना, A बटा D नॉट इक्वल टू B बटा E। यदि A बटा D नॉट इक्वल टू B बटा E, उसको क्या कहेंगे? इसका कितना हल होगा? एक और केवल एक हल, जिसे अविरोधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविरोधी कहा जाता है ना। इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी या एक बिंदुगामी, माने एक बिंदु से होकर गुजरता है। ध्यान दीजिए इधर, एक और केवल एक हल का क्या है सर? A बटा D नॉट इक्वल टू B बटा E है ना, इसे आप विरोधी भी कहते हैं। इसका ग्राफ कैसा खिंचाता है? प्रतिच्छेदी या एक बिंदुगामी है ना। जैसे x डैश y डैश, कहीं से भी गुजार दीजिए ना। ये दोनों रेखा जो गया है, को कितना बिंदु से होकर गया? एक के बिंदु से नहीं होकर गया। ये दोनों जो रेखा गुजारे कितना बिंदु से गया? एक बिंदु से होकर गया। नंबर 2 में क्या था? कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं। इसको विरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरोधी कहते हैं ना। इसका शर्त क्या है? यदि A बटा D बराबर B बटा E नॉट इक्वल टू C बटा F। कोई हल नहीं के लिए शर्त क्या है? A बटा D बराबर B बटा नॉट इक्वल टू C बटा F, माने दो को बराबर, लास्ट वाला बराबर नहीं। इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ समांतर क्या होगा? समांतर होगा। इसका ग्राफ क्या होगा? समांतर। एकदम काम देगा प्रश्न नंबर में, ग्राफ हर साल पूछता है, ध्यान दीजिएगा। समांतर का मतलब दोनों रेखा समान रूप से जाएगा, दोनों के बीच की दूरी समान, उसको समांतर कहेंगे। समांतर जा रहा है, ये कभी कटेगा कहीं पर, अब दोनों के बीच की दूरी बराबर है, कटेगा कहीं हो। उसके बाद 3 में क्या है? अनगिनत है ना, अनगिनत हल।
इसको भी संगत असंगत, इसको संगत भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको संगत भी। ऐसे आपकी किताब में है, देखो बता देते हैं, पेज नंबर देख लीजिएगा, पेज नंबर देख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। बहुत जबरदस्त उसका खेला है, याद रखोगे। उसका खेला जो है ना बहुत जबरदस्त होगा। A40 इसको आश्रित कहते हैं। देखो इधर अनगिनत हम लोग की कहते हैं आश्रित। इसका क्या है शर्त? A बटा D बराबर B बटा E बराबर C बटा, यानी तीनों बराबर, तीनों। इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ संपाती, संपाती मैंने समझो है जी, समझ लो, संपातियों समझा दिए तो यार। संपाती मैंने सन पढ़ा की, कौन सी सन पढ़ा की, सन पढ़ा की। जैसे बात करवानी, तुम दो लड़का है ना, अब दो लड़का है ना, तो दोनों में विवाद हो गया, आपको चिढ़ाएगा, तो जैसे आप कीजिएगा ना वैसे वह करेगा, तब तो तुम क्या बोलोगे, एकदम सन पढ़ा के रह गया क्या। जैसे तुम पूरब जा रहा तो वो पूर्वे जाएगा, तो गुस्सा करेगा कि नहीं। तुम अगर दक्षिण जा रहा तो वो भी दक्षिण जा रहा, अगर तुम नाच रहा तो वो नाचेगा, तो गुस्सा आएगा कि नहीं। तो की बोलोगे उसको, संप्राती है। क्या बोलोगे, जैसे पहला रेखा जा रहा है वैसे ही दूसरा का रेखा जाएगा, वह रेखा पर वो है ना, तो तभी कहेंगे संप्राती। तो क्या हो गया, संपाती। जो जैसे पहला लाइन खिंचाया उसी लाइन पर दूसरा लाइन भी खिंचा जाएगा, उसको की कहेंगे, संपाती। कोई दिक्कत, समझ गया। बेसिक इतना ही है बाबू, है ना बेटावे। अल्लाह तुम लोग कर रहा है। युग्मक समीकरण को हल करने की दो विधि, युग्मक समीकरण को हल करने की दो विधि है। ध्यान दीजिए, युग्मक समीकरण को हल करने की दो विधि है। एक बीजगणितीय विधि जिसको हिसाब हल करते हैं, एक ग्राफीय विधि है जिसको आलेखीय विधि कहते हैं। बीज गणितीय विधि अदू में आलेखीय विधि। युग्मक समीकरण को हल करने की कौन विधि है, कौन सी बीजगणितीय विधि और आलेखीय विधि। आलेखीय माने ग्राफ, इसको लास्ट में बताएंगे। अब बीजगणितीय विधि को हल करने के लिए, बीजगणितीय विधि को हल 5 तरह से होता है। बीजगणितीय विधि को हल किस तरह से करेंगे, 5 तरह से होता है ना। बीजगणितीय विधि को हल करने के को शर्त है, 5 शर्त नहीं, 5 तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। कौन कौन है, चल सुनो इधर। अब बीजगणितीय विधि किसको कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये पहले इसी को बताते हैं, उसके बाद इसको बताएंगे, तो इसको ध्यान दो। बीजगणितीय विधि परिभाषा कल हम सबके कॉपी में देखेंगे, याद रखिएगा, इसलिए ध्यान से देखिए। बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि किसको कहेंगे, जब युगपत समीकरण का x और y का मान निकालते हैं, कि बोले जब युगपत समीकरण में x और y का मान निकालते हैं, इसी को की कहेंगे हम लोग,
बीजगणितीय विधि। बोलिए तो। है ना? जब युगपत समीकरण में x और y का मान निकालेंगे, यानी चर का मान निकालेंगे, चर x y चर है ना, वो चर का मान निकालेंगे, उसको क्या कहेंगे? बीजगणितीय विधि को हल करने के लिए कौन विधि है? इसे 5 विधि से हल करते हैं ना, 5 विधि से। कौन सी लिखा दीजिए तो। कौन सी है? प्रतिस्थापन, उसके बाद तुलनात्मक, उसके बाद लुप्तीकरण, उसके बाद वज्र गुणन। वज्र गुणन है जी, सही है हमें। उसके बाद अनु निर्णय, ठीक है। चलिए इन पांचों को समझा देते हैं, हल करेंगे एक के विधि अभी हम। इस पांचों को मगर समझा देते हैं आपको, एकदम अभी समझ जाइएगा। इतना लॉजिक से समझाएंगे ना, अभी समझ जाइएगा, हमेशा याद रहेगा। प्रतिस्थापन, स्थापन, स्थापन के मतलब किसी ने कहता है आज प्रतिमा को स्थापना करेंगे, तो जगह मंदिर जगह पर बनता है मूर्ति, वहीं पर स्थापना करते हैं, उसको उठा के वहां पर ले जाते हैं कि यहाँ पर बैठाना है ना। प्रतिस्थापन माने कि एक जगह से लेके दूसरे जगह स्थापन करना, माने x और y में x का मान निकाल के उसमें रख देंगे, है ना। x का मान निकालेंगे, जैसे समीकरण 2 बना है, तो समीकरण 1 से x या y का मान निकाल के 2 में रख देंगे, या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल के 1 में रख देंगे, स्थापित कर देंगे। उसको क्या कहेंगे? तुलनात्मक, तुलना, तराजू के तुला को है, तुला माने तराजू हो गए हैं। तो कोई चीज लेवे जाते हैं तो की करते हैं, 1 किलो ले रहे तो 1 किलो इधर पर खड़ा रहता है, चीनी भी 1 किलो इधर रहता, दोनों की रहता है बराबर। तुलना वही हुआ, तुलना माने बराबर। समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x या y का मान निकालेंगे, माने दोनों से, समीकरण 1 से x के मान निकाले तो समीकरण 2 से भी x के मान निकाल के बराबर करेंगे। समझ रहा है? जैसे नहीं समझे? कुछ भी लिख देते हैं, 8 कर दीजिए, 16 और 7x प्लस 6y बराबर 9। देखो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ध्यान दीजिए, x का मान निकालेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकाल के इसमें स्थापित कर देंगे, या समीकरण y का मान निकाल के इसमें स्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापन, स्थापित, प्रतिस्थापन, या समीकरण 2 में x या y के मान निकाल के 1 में रख देंगे, 1 में स्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापन समझ गया? तुलनात्मक, ये दोनों में किसी को भी या x या y का मान निकालेंगे, अब बराबर कर देंगे, है ना। जैसे x के मान निकालेंगे तो x के मान निकलेगा तो x बराबर हुआ कि नहीं? समीकरण 1 में भी x के मान निकालेंगे, अब समीकरण 1 में x के निकाल लीजिएगा, समीकरण 2 में y के मान निकाल लीजिएगा। समीकरण 1 में जो निकाले x के निकालिएगा, समीकरण 2 में भी x से निकालना है। जब दोनों में x निकालिएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे जी। तो बराबर हुआ, तो बराबर माने की हुआ? लुप्तीकरण, लुप्त माने खो जाना, लुप्त माने समीकरण 1 से x का मान निकाल के, नहीं सॉरी, समीकरण 1 और 2 में किसी को, समीकरण 1 में x या y, या समीकरण 2 में x y, जिसका आपका मन है उसको किसी को एगो को बराबर करेंगे, एगो को बराबर कर दिए। अब जैसे यहाँ पर 6 है, ये लोग एक में 2 से गुना करके एक किया जाएगा, 6, ये भी 6 आ गया। अब जब दोनों बराबर आ गए तो इसको क्या करेंगे? लुप्त करने, लुप्त माने हेरा देंगे। जैसे ही हेरा देंगे तो किसका मान बचेगा? x का, या x को बराबर करेंगे तो y का, x को बराबर करके लुप्त कर देंगे, उसको क्या कहेंगे? लुप्तीकरण। लुप्त माने एगो को खत्म कर देना, एगो को या तो x को खत्म कर दिया या तो y को खत्म कर दिया। खत्म माने खत्म
कम हो गया तब ना वो लुप्त हो गया, हेरा गया। वज्र गुणन, गुणन माने गुना करना, गुणन माने गुना करना। जब x का मान निकालेंगे तो 22 को गुना करेंगे, जब 22 का मान निकालेंगे तो x को गुना करेंगे। कोई दिक्कत? ऐसा एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, खाली अभी समझा रहे हैं। अनुपात माने बटा होता है, अनुपात माने दोनों समीकरण में किसी भी a b c d f j m k y कुछ भी किसी को भी अनुपात करके बराबर मान लेंगे। जैसे बात करवानी 8x और 7y, ये नहीं बटा में आ गया। बटा माने की होता है? अनुपात माने बटा, माने ये दोनों को अनुपात कर देंगे, बटा कर देंगे। अब बटा करके जैसे हम बता रहे हैं, आप किसी भी चर पद के बराबर मान लेंगे, किसी भी चर पद के बराबर मान लेंगे। जैसे देखो, जैसे x बटा 6 बराबर y बटा 3, मान निकाल ऐसे सब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको m के बराबर मान लिए तो ये बटा में आया कि नहीं? अब बटे को की कहते हैं? अनुपात। फिर से दोहरा देते हैं, प्रतिस्थापन। समीकरण 1 से मान निकाल के 2 में स्थापित करेंगे। प्रतिस्थापन तुलनात्मक, समीकरण 1 और 2 दोनों को किसी को भी बराबर कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना माने बराबर करेंगे। लुप्तीकरण, समीकरण 1 और 2 में किसी को भी एगो को लुप्त कर देंगे, या तो x को लुप्त कर दिए या तो y को लुप्त कर दिए। वज्र गुणन माने गुना करना, क्या? गुना करना। अनुपात माने बटा, अनुपात माने बटा। पांचों समझ में आ गया? अब एक और को बता रहे हैं। इतना समझ में आ गया सबको?